नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। सुपर टेट यूपी टेट की लगातार तैयारी हम लोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी को फोकस करते हुए साइंस को उठा इसलिए रहे हैं क्योंकि सबसे पहले यूपी टेट है, देन सुपर टेट है। यूपी टेट में जीएस जनरल साइंस आती है, प्योर साइंस आती है और आपकी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट आती है। वहाँ पर आपकी जीके, जिसको हम हिस्ट्री पॉलिटी कहते हैं, वो यहाँ नहीं आती। तो पहले यूपी टेट को देखना है और ये सुपर टेट में भी आना है, बट पहले यूपी टेट है और यूपी टेट इस वक्त सबसे प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्लास 8 की साइंस उठा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। पहला वीडियो बना चुका हूँ जिसमें सभी बीमारियों को मैंने कवर कर लिया था, जो बीमारी और सूक्ष्मजीवी जिनके द्वारा वो बीमारियाँ होती हैं। ये इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें बाकी बची इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर की हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वही तरीका रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड हैं। आपके लिए 5 या 6 सेकंड मिलेंगे, आंसर सोचिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। चेक योर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी बेसिक ग्रुप्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। सूक्ष्म जीवों को कितने मूल समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो ये मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझा दिया था, तो इसका उत्तर आप दीजिए। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। 3 समूहों में, 1 समूह में, 4 समूहों में या 5 समूहों में। आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है 4 समूहों में, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 4 समूहों में सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 समूहों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड इन द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों के 4 प्रमुख समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं माना जाता है। 3 दिए हैं, 3 होंगे और 1 नहीं होगा, नहीं वाले को ढूंढना है। तो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ जीवाणु, वायरस या फिर कवक। तो उसका सही उत्तर है कि प्रोटोजोआ भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, फंगी भी होता है, लेकिन वायरस नहीं होता। तो जो उसका सही उत्तर है कि कौन सा नहीं है, तो वायरस आपका नहीं है। क्या 4 प्रमुख समूहों में से नहीं है। अगला देख लेते हैं, डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेचिस नामक बीमारी जो है वो किस सूक्ष्मजीवी के से फैलती है। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है वायरस, चौथा है फंगी, प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस या फिर कवक। इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के द्वारा या इस सूक्ष्मजीवी के द्वारा यह बीमारी हम में फैलती है, डिसेंट्री या फिर पेचिस। ध्यान रखिएगा, ये पेचिस हो गया है, ये पेचिस होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दूध से दही बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस या इनमें से कोई भी नहीं। बार बार हिंदी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अब आप पीछे देख चुके होंगे कि फंगी को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, वायरस को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखिएगा, नाम है लैक्टोबैसिलस। आप गूगल कर सकते हैं, बड़े आराम से आपको स्पेलिंग मिल जाएगी। लैक्टोबैसिलस उसका नाम होता है। वो बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा दूध से दही बनता है। तो सही उत्तर है बैक्टीरिया, सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हैं, बल्ब से लेकर टीवी से लेकर ट्रक तक सबके चीज़ें हैं, लेकिन जो आपकी किताबों में नाम दिए गए हैं स्पेशली किसी चीज़ को लेकर, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वरना तो ऐसे कितनी खोजें हैं और कितने साइंटिस्ट हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्यूडन प्रक्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर या फिर रॉबर्ट कोच। तो आप लोग को उन्हीं साइंटिस्ट के बारे में, उन खोजकर्ताओं के बारे में पढ़ना चाहिए जो किताबों में दिए हैं। ऐसे तो बहुत सी खोजें हैं, बहुत सी वीडियो बनती जो खोजकर्ताओं पे लगी पड़ी है वीडियो, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। या तो उसी से रिलेटेड कुछ चला हो, कुछ ऐसी न्यूज़ हो जो उससे रिलेटेड हो, या फिर जो आपकी किताबों में दिए गए हैं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो भाई फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, क्यूडन जो प्रोसेस है, उसकी जो खोज की थी, उसकी जो खोज करता थे वो कोई और नहीं, हमारे दूसरा ऑप्शन लुइस पास्चर हैं। इन्होंने इस प्रोसेस की खोज की थी। आगे बढ़ जाते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। देखिए वैक्सीन के प्रश्न बन सकते हैं इस साल, क्योंकि वैक्सीन देख रहे हैं आपको लगी रही है हर जगह, कोरोना कोरोना कोरोना। तो वैक्सीन से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, इसलिए क्वेश्चन मैंने उठाया है और ये दिया भी हुआ है आपके एनसीईआरटी किताब में। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने चेचक के टीके की खोज की है। पहला ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर और चौथा रॉबर्ट कोच। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर के लिए। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, एडवर्ड जेनर। वो बाबा जी थे या वो वैज्ञानिक थे, वो खोजकर्ता थे जिन्होंने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? पहला ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है कैंसर, तीसरा ऑप्शन है रेबीज या चौथा ऑप्शन है कॉलेरा। आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है चौथा कॉलेरा, जिसको हम हिंदी में हैज़ा कहते हैं। तो ये हैज़ा बीमारी जो है, ये आपकी जो बीमारी है किससे होती है? छुआछूत या फिर कहते हैं संचारी रोग, कॉलेरा वो बीमारी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया, मलेरिया जो है किससे होता है, किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, मेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो या फिर मेल एडीज मॉस्किटो। ये तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। तो इसका सही उत्तर है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। मादा एनाफिलिस मॉस्किटो मच्छर के काटने से, मच्छरी के काटने से मलेरिया बीमारी हम तक पहुंचती है। अगला प्रश्न लेते हैं। जो डेंगू है वो किसके द्वारा होता है? डेंगू किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, मेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो या फिर मेल एडिस मॉस्किटो। तो इसका सही उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन थर्ड, फीमेल एडीज मॉस्किटो। मादा एडीज मच्छर के काटने से ये बीमारी हम तक पहुंचती है। आज भी डेंगू और मलेरिया का इलाज होने के बावजूद भी बहुत से लोगों की मौतें हमारे भारत देश में आज भी इससे होती है। हम आज भी मलेरिया और डेंगू फ्री नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव। निम्नलिखित में से कौन परिरक्षक नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और चौथा ऑप्शन है कॉमन सॉल्ट। ये सभी केमिकल्स के नाम है, तो इसमें हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं थी। कॉमन सॉल्ट मतलब जो हम घरेलू नमक इस्तेमाल करते हैं। उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका प्रिजर्वेटिव नहीं है, बाकी ये तीनों आपके प्रिजर्वेटिव हैं। कॉमन सॉल्ट तो ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि केमिकल वाले भले ना याद रखिए, लेकिन जो घरेलू वाले जो हैं, विनेगर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, इस तरह की चीज़ें ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये आपके कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं, कॉमन परिरक्षक हैं। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? उस साइंटिस्ट का नाम बताना है, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है लुइस पास्चर, तीसरा है एडवर्ड जेनर, चौथा है रॉबर्ट कोच। इस प्रश्न में तो आप थोड़ा सा तुक्का मार सकते हैं क्वेश्चन को देखते हुए और
हमारे साइंटिस्ट के नाम को देखते हुए पास्चराइजेशन से कुछ पास्चर दिख रहा है, तो इसका आंसर बिल्कुल यही है, लुइस पास्चर ही इसका सही आंसर है। लुइस पास्चर थे जिन्होंने पास्चराइजेशन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क? दूध की परिरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विधि है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में क्रिस्टलीकरण शायद कह देते हैं, पास्चराइजेशन, डिकम्पोजिशन, इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टलीकरण होता है, पास्चराइजेशन ही कहलाता है शायद, डिकम्पोजिशन मतलब सड़ने वाली प्रोसेस होती है, और इवेपोरेशन मतलब भाप बनने की प्रोसेस है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन वो गतिविधि है, वो क्रिया है जिसके द्वारा दूध को प्रिजर्व करके आपके घरों तक पैकेट में पहुंचाया जाता है। ये आखिरी प्रश्न था इस चैप्टर में। अब ऐसा कोई भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं है जो बनता हो। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, अपना एक्सपीरियंस लगाते हुए मैंने वो प्रश्नों को खोजा, और जो मुझे लगे वो मैंने दोनों वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। मेरे हिसाब से इसके बाहर इस चैप्टर में से कुछ नहीं आना चाहिए। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो दिया है, अगला चैप्टर दिया हुआ है उसको लेते हुए उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रयास रहेगा कम से कम NCERT में ख़त्म करूं, ताकि आप लोगों के दिल में ये ना रह जाए कि हम NCERT और पढ़ लेते तो शायद और मार्क्स आ जाएं। क्योंकि NCERT ही जब हम प्रिपरेशन करते हैं, मैंने भी सोचा था कि काश NCERT को लेके कोई वीडियोस बना दे, तो वो जो चीज़ खलती थी वो मैं आपको खलने नहीं दूंगा। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, और सब्सक्राइब जब आप करते हैं चैनल को तो जोश आता है, मेहनत करने में और मन करता है, मज़े आते हैं, और इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का मन करता है। तो सब्सक्राइब करने से शक्ति मिलती है। कीप ऑन स्टडिंग, पढ़ते रहिए, खुद का मनोबल बढ़ाइए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, और वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।